हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आर्यभट्ट से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आर्यभट्ट का वर्णन। आर्यभट्टीय ग्रंथ में आर्यभट्ट के जन्म के वर्ष का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, किंतु उनके जन्म के वास्तविक स्थान के बारे में विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित क्षेत्र में ये जन्म लिए थे, जिसे अस्माका के रूप में जाना जाता था, और वे अस्माका की पहचान मध्य भारत से करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल थे। हालांकि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ अस्माका को दक्षिण में दक्षिणापथ या दक्कन के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि अन्य ग्रंथ में वर्णित करते हैं कि अस्माका के लोग सिकंदर से लड़े होंगे। इस हिसाब से अस्माका को उत्तर की तरफ और आगे होना चाहिए। वर्तमान अध्ययन के अनुसार आर्यभट्ट केरल के चाम्रबत्तम के निवासी थे। अध्ययन के अनुसार अस्माका एक जैन प्रदेश था, जो कि श्रवणबेलगोला के चारों तरफ फैले हुए थे, और यहाँ के पत्थर खंभों के कारण इनका नाम अस्माका पड़ा था। चाम्रबत्तम इस जैन बस्ती का हिस्सा था, जिसका प्रमाण है भारतापुछा नदी, जिसके नाम जैन के पौराणिक राजा भरत के नाम पे रखा गया था। आर्यभट्ट ने भी इस युग को परिभाषित करते हुए राजा भरत का जिक्र किए हैं। 10 गीतिका के 5वें छंद में राजा भरत के समय तक बीत चुके काल का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट कुसुमपुरा उच्च शिक्षा करने के लिए गए थे और कुछ समय के लिए वहां रहे भी थे। उस समय वे 23 वर्ष के थे। भास्कर प्रथम ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में किए हैं। वे गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिन में वे वहां रहा करते थे। यह वह समय था जिसे भारत का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट अपने खगोल प्रणालियों के लिए श्रीलंका का उपयोग किए थे, और आर्यभट्टीय पुस्तक में अनेक अवसरों पे श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है। 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। विद्वानों के अनुसार इसके अलावा आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत पुस्तक की भी रचना किए थे। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो खगोलीय गणना से संबंधित है, लेकिन यह अब लुप्त हो चुकी है। हालांकि इसकी जानकारी अन्य ग्रंथ से मिलती है, जिसमें केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है। आर्यभट्टीय ग्रंथ। आर्यभट्ट के कार्य का प्रत्यक्ष विवरण केवल आर्यभट्टीय से ही ज्ञात होता है। इस पुस्तक का आर्यभट्टीय नाम के बाद के टीकाकारों द्वारा किया गया है। यह उल्लेख उनके शिष्य भास्कर प्रथम ने अस्मक तंत्र या अस्मका के लेखों में किए हैं। इस पुस्तक को कभी कभी आर्य सत्य अष्ट के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इनके पाठ में छंदों की संख्या है। समूचे ग्रंथ में 108 छंद हैं। साथ ही परिचयात्मक 13 है। इसके अतिरिक्त 13 परिचयात्मक है। इस पूरे को 4 अध्याय में विभाजित किया गया है, पूरे पाठ को, जिसमें 10 गीतिका, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोलपाद नामक 4 भाग हैं। इन्हें आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरण का वर्णन किए हैं। आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में 3 पृष्ठों के 33 श्लोक में गणित विषय का सिद्धांत और 5 पृष्ठ में 75 श्लोक में खगोल विज्ञान विषयक सिद्धांत और इनके लिए यंत्रों का वर्णन किए हैं। आर्यभट्टीय के गणितीय भाग अभी भी अस्तित्व में है। इसमें अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और खगोल त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सतत भिन्न द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला के योग, एक तालिका शामिल है। इन्होंने शून्य का उपयोग किया और दशमलव प्रणाली के विकास का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आर्यभट्ट सिद्धांत खगोलीय गणित से संबंधित ग्रंथ है जो अब लुप्त हो चुका है। इनकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के समकालीन ब्राह्मीर की रचना से प्राप्त होती है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट द्वारा लिखे गए पुस्तक से भी पता चलता है। निकोलस कोपरनिकस के बहुत पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज निकाले थे कि पृथ्वी गोल है और इनकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से ही इसकी छाया चंद्रमा पे पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। यह कारण इन्होंने खोज निकाला। आर्यभट्ट को यह भी पता था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमय नहीं है बल्कि सूर्य के किरणें से उसमें प्रतिबिंबित होती है। यह भी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार घूमते हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि चंद्रमा काला है और वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आर्यभट्ट ने सिद्ध किए कि वर्ष में 366 दिन नहीं बल्कि 365.2951 दिन होते हैं। आर्यभट्ट के बोलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया गया वर्षमान टॉलमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। अल-नत्फ या अल-नन्फ तीसरा ग्रंथ जो अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है, आर्यभट्ट का एक अनुवाद ग्रंथ है, परंतु इसका संस्कृत नाम अज्ञात है। संभवतः यह 9वीं शताब्दी के अभिलेखन में फारसी विद्वान और भारतीय इतिहासकार अबू रेहान अल-बरूनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। आर्यभट्ट से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।